नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पे हम अक्सर वुमेन एम्पावरमेंट की काफी बातें करते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस इशू के ऊपर बात ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज हमारे साथ श्रेया मलिक जी जुड़ी हैं इस सिलसिले में। पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमसे जुड़ने के लिए। मैं श्रेया मलिक जी के बारे में बता दूं, उन्होंने ग्रेजुएशन करा है खालसा कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में, फिर उन्होंने मास्टर्स किया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में, और अब पीएचडी की पढ़ाई कर रही है बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। उनका जो वर्क सेक्टर है वो है जेंडर हिस्ट्री और माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर। मैं इनसे बात जब शुरू करी थी तो मैं चाहता था कि उनसे दोबारा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करूंगा और टॉपिक के ऊपर बात करके 4-5 मिनट के बाद उसको रैप अप कर दूंगा। पर जैसे ही मैं उनसे फोन पे बात करने लगा तो मुझे पता चला कि वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करना बहुत आसान है, पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल है। और वो रिसर्च श्रेया जी कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे 1857 की जो क्रांति थी उसमें सिर्फ मर्द मर्द नहीं थे, उसमें बहुत सारी औरतें भी इन्वॉल्व थी। तो मेरा सवाल पहला श्रेया जी आपसे यही रहेगा। अ, थोड़ा टॉपिक से अलग है पर फिर बहुत जरूरी है जानना, मुझको भी और हमारे दर्शकों को भी, कि जो आपने 1857 का जो आपने जिक्र किया था, आप बोल रहे थे कि 1857 का 57 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बहुत सारी औरतें भी थी जिनका नाम आगे नहीं लिया जा रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इस प्लेटफ़ॉर्म पे जगह दी। अ, मैं मर्दों की काफ़ी सारी टिप्पणी है इतिहास में। इतिहासकारों ने बहुत लिखा है मर्दों के कॉन्ट्रिब्यूशंस के बारे में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 या इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अन्य नाम दिए गए हैं इस क्रांति को। उस पे भी एक अलग डिबेट है जिसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि मेरा विषय इसमें है कि मैं किस तरीके से जो औरतों ने इसमें योगदान दिए हैं, और स्पेशली उन औरतों ने नहीं जो कि ईरानियां थी या जो बड़े घरानों को बिलोंग करती थी, बल्कि उन औरतों को मैं देखना चाहती हूँ जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज यानी कि पेजेंट्स या फिर गुजर समाज से आती हूँ या गुजर और जाट समाज से जो आती हूँ, उन औरतों का कंट्रीब्यूशन। क्योंकि उन औरतों को या तो क्योंकि गुजरों को हमेशा ही एक ट्राइब की तरह देखा जाता था और उन लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था। तो उनके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उनके जितने भी दलितों के, गुजरों के, आदिवासियों के जितने भी 1857 के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, या तो ये सिर्फ मार्जिन्स में एग्जिस्ट करते थे, फोकलोर में एग्जिस्ट करते थे, या फिर कोई मेलों में जो थोड़े कहीं हल्के हल्के हमें मिलते हैं। आज मतलब after 20th century, I would just quote it like that. So there are a lot of historians who have started working on such issues, and prominent among them was Charu Gupta. She is a professor at University of Delhi, and she prompted me to think over this issue. And some of very minor mentions that even we get from these archives located in National Archives of India और द स्टेट आर्काइव्स ऑफ लखनऊ। तो वो भी बहुत ब्लीक मेंशंस हमें सिर्फ नामों के साथ मिलते हैं कि ठीक है ये मरी थी, दैट इज इट। तो क्या ये इस चीज ने मुझे प्रॉम्प्ट किया इस चीज को और खोजने के लिए कि क्या ये औरत का सिर्फ एक नाम ही उसकी पूरे योगदान को बता देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस कहानी को आगे लाना एक छोटा सा प्रयास है मेरा। इस श्रेया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपका ये प्रयास है, जो आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रयास है, तो आपको इसमें लग रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बड़े छोटे छोटे से नाम मिल रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता चल रहा है, तो जो आप अपना जो रिसर्च वर्क कर रही है, तो उसमें आप कहाँ कहाँ से मदद ले रही हैं? देखिए मतलब मैंने काफी फील्ड वर्क किया है पहले तो इसके लिए। मैं गुर्जर समाज जो है अखिल भारतीय गुर्जर समाज, उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे काफी सोर्सेस दिए हैं इस में। उनका भी एक गुर्जर दिवस भी आ रहा है जिसमें उन्होंने आशा देवी गुर्जरी हैं, जो बेसिकली जिनको बोला जाता है कि उन्होंने इन 10 से 20 औरतों को इकट्ठा किया था और इनकी एक बटालियन बनाई थी, और इस बटालियन ने मर्दों को भी उस क्रांति में जोड़ा था मुजफ्फरनगर की लड़ाई में। तो इस पे कई सारे गाने भी हैं, इनके मेलों में वर्णन भी किया जाता है और इनकी मूर्ति को भी कॉमेमोरेट भी किया था। अदर देन दैट अगर आप देखें तो झलकारी बाई,
जिनको रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिरूप माना जाता है। और ये बोला जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, वो तो भाग गई थी, बल्कि झलकारी बाई थी जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो जो इतिहासकारों ने लिख दिया या जो हमने पढ़ लिया पुराना, तो वो अब आके कंटेस्ट हो रहा है, उसको कंटेस्ट किया जा रहा है कई अदर सोर्सेस से, क्योंकि पहले हिस्ट्री सिर्फ आर्काइवल सोर्सेस पे बेस की जाती थी। ओरल नैरेटिव्स, मेमोरी यानी कि याददाश्त में जो कहानियां जो ओरली एक दूसरे को ट्रांसमिट होती हैं, उनको कभी एक हिस्टोरिकल सोर्स माना नहीं जाता था। बट क्योंकि अब 19वीं और 20वीं शताब्दी के टर्न से there's a shift in the historical analysis also. So I think this new shift has been welcomed very grandly, and lot of funding has also been done on such issues. So I have also collected those stories. I have also met some of extended families of these women. So right now I am still in the preliminary, और जो बाकी और जो लैंग्वेजेस हैं वो मतलब जो गुजरी जो होती है वो भी स्टेट्स आते शिफ्ट चेंज होती है। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट टू अनअर्थ मोर सोर्सेज कि मैं इसमें और कैसे इस विषय में और अंदर तक कैसे जा पाऊं। ठीक है श्रेया जी, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं जो कि है जेंडर इनइक्वालिटी। और सोशल मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं, आपने मुझे बताया था कि आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग के ऊपर भी थोड़ा रिसर्च कर रहे हो, या आप बता सकते हो। तो जो कि ट्रोलिंग आजकल चल रही है सोशल मीडिया पर, खासकर जेंडर बेस्ड जो ट्रोलिंग चल रही है, उसमें जैसे कि अभी एक रिसेंटली जो हुआ, उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी लेडी जिसको रेप थ्रेट्स आए, उसने शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ बोल दिया था। तो आपको क्या लगता है ट्रोलिंग किस किस हद तक पहुंच गई है अभी इस समय पर? देखिए, जेंडर ट्रोलिंग मेरे हिसाब से बहुत ही कठिन और बहुत ही गंदा विषय के रूप में उभर के आता है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रियार्की बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है इस संदर्भ में भी, क्योंकि कोई भी औरत अपना कोई ओपिनियन रखती है, कोई भी औरत, लेट इट बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, लेट इट बी अ पॉलिटिशियन, जिस तरीके की ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, वो ऑडियंस पूरा मतलब दैट ऑडियंस नॉट जस्ट ओनली रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ जस्ट टू वन प्लेटफॉर्म, वो हर प्लेटफॉर्म पे आपको टारगेट करता है। It is not just with and rape threats, उनको डिमीन करना, ऑब्सीन लैंग्वेज यूज करना, गंदे तरीके के उनको पिक्चर्स भेजना, ये सब कुछ मैंने जो मतलब आई हैव विटनेस्ड, जो इनके मतलब इंटरव्यूज आए हैं या जो इनके ऊपर केसेस आए हैं। वेरी रिसेंटली a similar case, just 2 days back, I think Riya Chakrabarti also faced in lieu of the Sushant Singh Rajput case. I don't want to comment on if she is innocent or if she is not innocent, but this definitely needs to stop, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों को लेकर इस तरीके का ट्रोलिंग, इतने हद गंदी तरीके की ट्रोलिंग नहीं होती। एक मनुष्य को अपने आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही ट्रोल हो रही है, आदमी भी बराबर ट्रोल हो रहे हैं, ट्रोलिंग हर जगह हो रही है। पर आप जो कह रही हैं कि औरतों पर ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है, तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है, या मतलब वो इजी टारगेट होते हैं, या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, आप देखिए ना, आप औरतों को, मर्दों को, मैं किसी को मर्द को अगर मैं कोई गंदी लैंग्वेज यूज करूंगी तो उसको शुरू से ही रादर लेट्स ट्रेस बैक टू अगेन टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। तो औरत को कभी भी एक नोशन अगर बोल दिया जाए कि शी इज अ रंडी या शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, तो वो बहुत ही डिमीनिंग सॉर्ट ऑफ बहुत ही गंदी इमेज कैरी करता है हमारी सोसाइटी में, हमारी क्या किसी भी सोसाइटी में इन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर किस तरीके से उसके ओपिनियन को दबाया जाए, किस तरीके से उसके ओपिनियन को खराब किया जाए, या किस तरीके से उसने जो अगर कुछ आगे आके बोला है तो उसको दबाइए। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी कि रिया चक्रवर्ती के केस में somebody is saying that तुम अपनी औरतों को कंट्रोल में नहीं रख पाते हो, इसलिए ये जो बंगाली औरतें हैं ये मर्दों को फंसाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से पूरी कम्युनिटी को ही डिफेम कर देना
और इस तरीके से कि आप उनको अगेन यू वांट टू शिफ्ट देम बैक टू दोज शक्ल्स ऑफ पेट्रियार्की, जो कि हमने इतनी मुश्किल से, औरतों की मूवमेंट सालों साल चली है, हर हर अलग अलग कंट्रीज में चली है, जो कि आज हम इतने इजीली बैठे हैं यहाँ पर, पढ़ लिख पा रहे हैं, एक सोसाइटी में हैं जिसमें हम अपनी आवाज उठा पा रहे हैं। तो इसके पीछे एक मूवमेंट है, इसके पीछे एक इतिहास है जिसको हमें नकारना नहीं चाहिए। बस वो कहीं से उठ के नहीं हो गया है सब कुछ, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का जो ट्रोल किया जाता है औरतों को, वो कई टारगेट्स होते हैं उसको, एज नॉट जस्ट उनको गंदी तरीके, मतलब ऑब्सीन उनको दिखाना या उनके कैरेक्टर को डिमीन करना, क्योंकि एक औरत के लिए हमेशा उसके कैरेक्टर को ही जोड़ा जाता है उसकी इमेज के साथ। तो अगर मैं उसकी इमेज को डाउन करने के लिए ही मैं उसको बोलूंगी ना कि आप तो एक आई विल कंपेयर हर विद समवन हु इज डूइंग अ सेक्स वर्क, so because sex work is still not considered a very good like it's not considered even work. How will it be a respectable work? It is not even sex work को कभी भी as a work ही consider नहीं किया जाता, तो respectable की तो बहुत दूर की डिबेट है। वो respectable attain करना उस फैक्टर को कि ये एक काम ही है, इसको हमेशा एक मतलब इट इज बिन सीन, इसको हमेशा गंदी निगाहों से ही देखा जाता है कि आप एक सेक्स वर्कर हो, तो रिस्पेक्ट की तो कोई बात ही नहीं आती है वहां पे। और जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं कुछ कुछ उनके अदर पार्टी की फीमेल्स को डिफेम करने के, जैसे वेरी रिसेंटली आई रिमेम्बर इवन आई वाज इन दैट in that मतलब I spoke for at somewhere in my own department on gender trolling only. So अलका लांबा जी ने कुछ ऐसा she hails from कांग्रेस, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से इतने गंदे वाहियात भद्दे कमेंट्स और बहुत ही गंदे तरीके के उनके ऊपर ऑब्सीन तरीके के पिक्चर्स, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम सफूरा जंगर की बात करें तो उनको लेकर भी बहुत बहुत विवादित ट्रोलिंग हुई थी, जिसके तहत मेरे को लगता है कि उनके घर बार, उनके पति, उनके बच्चे और पता नहीं क्या 10 रुपए 100 रुपए पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, इट वेंट टू अ वेरी चीप लेवल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिकल भी जेंडर ट्रोलिंग का सिर्फ एक एस्पेक्ट ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी क्रिएशन है, मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दे भी बहुत होते हैं कि किस तरीके से जो एक औरत को पार्टी का एक एक कैंडिडेट बना के या एक उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, कैसे उस पार्टी की इमेज को गिराया जाए। तो मुझे लगता है दे ऑल आर वर्किंग ऑन दैट पेट्रियार्कल नॉर्म्स, लाइक दे आर टारगेटिंग द विमेन्स। ठीक है श्रेया जी, देखिए बहुत आसान होता है प्रॉब्लम बताना, जैसे कि बहुत आसान है, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, बहुत आसान होता है, पर उसका सोल्यूशन क्या है, आंसर्स क्या है, मुझे वो बताइए कि इनके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको आप कहीं पे भी 10 चीजें आप गिनवा सकते हो, पर उसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है कि क्या है? मुझे ऐसा लगता है इसका सोल्यूशन है स्ट्रिक्ट लॉज, क्योंकि साइबर क्राइम जो है हमारा हिंदुस्तान का स्पेशली, क्योंकि हम अभी हिंदुस्तान के संदर्भ में इस चीज को उठा रही हूँ, मैं उठा रही हूँ इसको, तो हमारा जो साइबर लॉ है वो बहुत वीक है मेरे हिसाब से। उस तरीके के पनिशमेंट्स नहीं मिलते हैं लोगों को जिस तरीके से उनको मतलब एक खौफ, एक डर उनके अंदर पैदा किया जाए। मैं अगर ये बोलूं कि नहीं आप इनको बचपन से ही पढ़ाइए बच्चों को और उनको ये बताइए कि आप अपनी माओ के या अपनी बहनों का रिस्पेक्ट करिए, तो मेरे को लगता है ये एक बहुत ही खोखली वर्णन होगा इस चीज को लेकर। बल्कि मैं ये मानूंगी कि अगर हमारे थोड़े से लॉ स्ट्रिक्ट हो जाएं, आईपीसी इसको लेकर, जेंडर ट्रोलिंग को और साइबर बुलिंग को लेकर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई फेक हैंडल्स भी क्रिएट किए जाते हैं। उस दौरान क्या होता है कि उन हैंडल्स में से अगर ट्वीट होती है तो वो एक्सटेंडेड ट्वीट्स की जाती हैं, पूरी मास ट्रोलिंग चलती है। इट इज नॉट जस्ट ओनली ऑन वन, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इट इज नॉट जस्ट ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये सेम मैसेजेस एक पूरे सर्कुलेट किए जाते हैं और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसको पोस्ट किया जाता है। अगर आपने ट्विटर पे कोई फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई ट्विटर पे आपने कोई कमेंट दिया, तो इट विल नॉट जस्ट बी विथ यू विथ अ वुमन ऑन ट्विटर, इट विल गो ऑन इंस्टाग्राम, इट विल गो ऑन फेसबुक, इट विल गो ऑन पर्सनल मैसेजेस, इट विल गो टू रेप थ्रेट्स। और कई औरतें आगे आई हैं इस चीज को लेकर, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि पहले हमें इसमें कहीं पे भी ये नहीं दिखता था कि औरतें आगे आ के बोल रही हैं, इस चीज को अटेस्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि किस भद्दे हद तक उनके साथ इस तरीके की
इस तरीके की साइबर बुलिंग होती है इंटरनेट पे। अब औरतें भी आ रही हैं, कंप्लेंट्स रजिस्टर भी हो रही है, और सरकार जितना मुझे लगता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इस चीज को बहुत अच्छे से उठाता है। ट्विटर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, सो दे रियली टेक दिस अप, क्योंकि इन द केस ऑफ सफूरा जंगर ओनली, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन स्वाति जी जो थी, इवन बॉयज लॉकर रूम के केस में भी शी वाज वेरी एक्टिव, और उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया। तो ये एक बहुत सराहनीय चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको भी थोड़ा इसको संसद तक इसके बिल्स पास कराने चाहिए, और साइबर बुलिंग जो जैसी जो चीज है उसको आगे लेके जाना चाहिए। आपने बॉयज लॉकर रूम का जरूर जिक्र कर दिया है, तो मैं उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे एक और डिस्कशन था, मैंने उसमें भी ये सवाल पूछा था। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बॉयज लॉकर रूम ठीक है सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, पर ये बॉयज लॉकर रूम जैसी जो ये थिंकिंग है खासकर लड़कों की, ये चेंज कैसे होगी? सवाल तो ये होता है कि इनको बदला कैसे जाएगा। ये होगा, आप नहीं रोक सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, पर बदलाव से ही कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। मुझे लगता है प्रशांत जी, इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सेक्स एजुकेशन को, जो कि हम लोग बहुत मिस करते हैं प्राइमरी और इस लेवल पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेशनल जो ये एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, आई वाज रियली होपिंग फॉर कि इसमें कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन का कुछ जिक्र हो, क्योंकि हमारी कंट्री को मेरे हिसाब से ये जो बहुत टैबूड वर्ड है सेक्स, और इससे संबंधित जो जानकारियां हैं, जो हमारे यूथ को या तो सिर्फ ऑनलाइन मिलती हैं या पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख के मिलती हैं, उससे संबंधित मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई एजुकेशन और इसकी कोई इसको हैंडल करने के तरीके, मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए था। हालांकि हुआ नहीं है वो बात। I think we don't need to wait for 30 more years, 34 more years to to actually get this implemented. So by that time I think हम लोग कहाँ होंगे, I don't know, but I think उस लेवल पे अगर हम कुछ डिस्कशंस होल्ड कर पाए, और उस लेवल पे अगर हम कुछ बच्चों को जागरूक कर पाए इस टैबूड वर्ड से रिलेटेड, तो आई थिंक वहां पे कुछ चेंज हो सकता है। श्रेया जी, आप माइग्रेंट लेबरर्स के साथ भी काम कर रहे हो, स्पेशली उनके जेंडर एस्पेक्ट से। तो अभी एक बहुत बड़ा लॉकडाउन जब हुआ इस देश में, और दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन, उसमें माइग्रेंट लेबरर्स सबसे ज्यादा सफर हुए, और उसमें देखा कि आदमी भी चल रहे हैं, औरतें भी चल रही हैं, औरतें अपने बच्चों को लेकर भी चल रही हैं। तो क्या इस समय आपने किसी माइग्रेंट लेबरर्स, खासकर जो महिला है, उनसे बातचीत की थी? उनकी परेशानी आपको, उन्होंने क्या क्या परेशानी आपसे डिस्कस करी थी? जी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब जुड़ी हुई हूँ, और मैं उनके रिसर्च विंग में हूँ। सो वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ रिपोर्ट, क्योंकि कुछ इनके ऐसे होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, वो बेसिकली घर पे रह के काम करते हैं। वो औरतें कुछ ऐसी होती है जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है उनके पास। तो उन औरतों का जो कि स्किल्ड नहीं होती, ठीक है, वो औरतें माइग्रेशन सबसे ज्यादा, वो इस दौरान में सबसे ज्यादा माइग्रेट करी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाली उनके हस्बैंड्स थे, वो कुछ नहीं कमाती थी। हालांकि ये भी एक वेरिएशन आया था हमारे सर्वे में कि कुछ औरतें जो कि यहाँ पे रह गई थी, वो या तो डोमेस्टिक वर्कर्स थी या वो फैक्ट्रीज में काम करती थी। तो और ये जो हमने छोटा सा सर्वे किया था, ये इट वाज बेस्ड ऑन टेलीफोन। तो उनकी कुछ ये प्रॉब्लम्स थी कि बहुतों के पास राशन कार्ड नहीं था, क्योंकि दूसरे स्टेट से होके माइग्रेट होके आए थे, तो बहुतों के पास राशन कार्ड नहीं था, और जिनको राशन मिल भी रहा था तो वो किसी एनजीओ के थ्रू मिल रहा था, एंड दैट एनजीओ वाज आल्सो, बिकॉज दे वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, तो वो बहुत ही इट वाज आल्सो नॉट in a very regularized way. नहीं, श्रेया जी, आपने बताया कि जो स्किल नहीं है वो ज्यादा, जो आपकी रिसर्च है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सर्वे है।
जी, एक्चुअली क्या है कि जो औरतें औरतें ऑलरेडी कहीं डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती हैं, या जो फैक्ट्री में लेबरर्स होती हैं, या जो कुछ चूड़ी बनाने का काम करती हैं, या जो भी कोई और काम होते हैं, तो वो उनके पास, क्योंकि उनके अंदर एक कहीं ना कहीं ये दिल में होप थी कि वो यहीं रहेंगी। बट जो औरतें घर पे थी, या जो उनके साथ थोड़े मतलब एसोसिएशनल टाइम के लिए उन्होंने काम किया, थोड़े टाइम के लिए काम किया उन्होंने, जैसे 1-2 महीने काम किया फिर वो छोड़ देती हैं, उन लोगों ने सबसे ज्यादा कंसिडर किया माइग्रेशन, या वो माइग्रेट होकर चली भी गई हैं अपने अपने घर। क्योंकि हमारे पास पूरा डेटाबेस होता है, तो हमारे पास एक उनके साथ एक मोड ऑफ कांटेक्ट होता है, क्योंकि दे आर इन द यूनियन और दे आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, या कहीं से उस एनजीओ के थ्रू उनको कहीं ना कहीं काम मिला है। तो हमारे पास एक वो फोन ऑफ वी हैड अ कांटेक्ट सॉर्ट ऑफ बिल्ड विद देम। तो जो बात हुई है उनसे यही पता चला है कि दे वांटेड टू गो बैक टू देयर होम्स, बिकॉज उनको ये, एक तो उस समय जो हार्वेस्टिंग सीजन था, उनको ये था कि हम वहां जाके कुछ काम ही कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो कोई काम मिलने वाला नहीं है। एक ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर आगे आया। दूसरा, इस लॉकडाउन के बाद जो मैंने उन लोगों के अंदर ये चेंज देखा कि दे नाउ वांटेड टू लर्न, या तो सिलाई बुनाई का उनको काम सीखना था, या वो ये चाहती थी कि हमारे को आप कोई और काम दीजिए, या हमें कोई और क्लासेस दिलवाइए, जैसे कंप्यूटर। सम ऑफ देम सेड कि नाउ वी वांट टू लर्न कंप्यूटर, कि जब मैं वापस आऊंगी दिल्ली, क्योंकि द हस्बैंड इज स्टिल हियर, he has not migrated, the women and the children have migrated, because obviously वो उतना खाना पूरा उन लोगों का नहीं पड़ रहा था। This is from based this narration I'm giving you based on 2-3 interviews that I did. So the women and the children have migrated with some other elder men in the associational families or some extended families, but the male is here, क्योंकि वो दिहाड़ी लेबरर है और उसका शायद से 1-2 महीने के बाद काम शुरू हो गया है अब। तो नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी स्किल्ड। ये चेंज मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज देखा, क्योंकि जब हम लोग इन लोगों को फोर्स करते थे कि हम आपको सिलाई का काम या हम आपको टेलरिंग का काम हम आपको सिखाना चाहते हैं, और इस तरीके से, तो दे वर नॉट वेरी कीन ऑन लर्निंग ऑल दैट। नाउ बिकॉज ऑफ द जॉब लॉस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्फीयर ऑल्सो, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर वो थी या वो होम बेस्ड वर्क का काम करते थे, तो उनको अब ऐसा लगा, उनको ये नीड लगी, उन लोगों में जागरूक हुई है। कोरोना वायरस ने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो डेफिनेटली दिया है कि एक स्किलिंग की तरफ हमें जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप महिलाओं से जुड़ी रहती हैं श्रेया जी, आपको क्या लगता है कि स्किल किसी भी महिला के अंदर जो कि लेबरल लेवल पर है वो कितना जरूरी है, और उसके लिए क्या क्या स्टेप अभी और उठाने की जरूरत है, जितनी अभी गवर्नमेंट उठा रही है उससे ज्यादा? जी देखिए, मेरे हिसाब से स्किल औरत को घर के स्फीयर के अंदर ही सारे काम सिखा दिए जाते हैं। मतलब सारे काम जो एक औरत को आने चाहिए घर बार चलाने के लिए, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो अर्बन सिटी में हो, या वो कोई सेमी अर्बन या पेरी रूरल सिटी हो, जैसा भी एनवायरनमेंट हो, उसको सिखा दिया जाता है। तो एक प्रोफेशनल स्किलिंग की डेफिनेटली इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, हर एस्पेक्ट पे, क्योंकि ऐसी भी बहुत लड़कियां आती हैं हमारे केंद्र में, जहाँ पे हमें बोलती हैं कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बट साथ साथ हम कुछ कमाना चाहते हैं, घर को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ स्किलिंग सीखनी है। तो उनके लिए भी कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर क्लासेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटेशन, या फिर उनके लिए एक्सेल के कुछ छोटे कोर्सेज होते हैं जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, या फिर वो लोन पे भी लेके कुछ सीख सकती हैं, जैसे मशीन भी उनको लोन पे दी जाती है व्हेन दे आर लर्निंग द टेलरिंग कोर्सेज। और फिर उसके बाद उनको किसी फैक्ट्रीज में, अगर उनको किसी अच्छी फैक्ट्री में चाहिए, तो उसके लिए भी उनको एक कॉल लेटर या उनका जॉब का कोई ऐसे प्रोक्योरमेंट, उनकी भी हेल्प की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इंडिया नीड्स टू रियली अपस्किल इटसेल्फ, और ये चीज तो कोरोना वायरस के पैंडेमिक में ये चीज तो भारत सरकार के आगे भी बहुत बड़ी विषय बन के आई है। और इन लोगों ने काफी ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी ज्यादा
इसमें इन्वेस्ट करने की सोची है। तो आई थिंक लॉट ऑफ पैकेजेस, रिलीफ पैकेजेस हैव आल्सो बीन introduced, and even with this new education policy also, skill education has been uplifted. So I think जैसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड इंटरव्यू दीज लेबरर्स, तो मुझे ये भी मतलब सुनने में आता था कि दीदी हम पढ़ा के क्या कर लेंगे लड़की को, हमें क्या मिलेगा। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें अब क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि 200-300 रुपए की अगर दिहाड़ी वो लड़की कर रही है तो घर में कुछ पैसा तो लेके आ रही है, पर अगर हम वही उसकी एजुकेशन में लड़की को भेजेंगे तो वो 200-300 रुपए का लॉस है। पर अब टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सराहनीय स्टेप जो मैं बोलना चाहूंगी कि अब उन्हीं लेबरर्स को अपनी लड़कियों को पढ़ाने के या बच्चों को पढ़ाने के कुछ राशि दी जाएगी, जिसमें लड़कियों की एजुकेशन को लेकर थोड़ा अपनी एक बहुत ही पुश टुवर्ड्स एजुकेशन इंक्लूसिवनेस है फॉर दीज लेबरर्स, और जो कि थोड़े मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन, या वो उस एजुकेशन को चूज नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे और स्टेप्स की बहुत जरूरत है। ये तो एक स्टेप है, ऐसे और स्टेप्स की काफी जरूरत है। श्रेया जी, जेंडर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कैसे बदला जाए? मेरा आखिरी सवाल, इसके बाद फिर हम रैप अप कर देंगे। देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में इस तरीके से बदला जा सकता है कि हम एक औरत और एक मर्द को एक समानता से देखें। ये तो मतलब मेरे ख्याल से हर कोई बोलता है इसको, पर मुझे ऐसा लगता है इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। But keeping the women and the men at the same pedestal, I'm not vouching for the fact कि औरतें मर्दों से आगे हैं या मर्द औरतों से आगे। मैं मानती हूँ कि ये इधर कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये it is so much easy to question or to compare two people with each other, but the question is with the implementation. I'm trying to ask कि इसको implement कैसे किया जाए, कैसे किसी को समझाया जाए कि inequality को equality में बदला जाए। मैं जैसे कमिंग बैक टू दैट टू व्हाट आई वाज सेइंग, सो आई थिंक दिस कंपटीशन, जो ये कंपीटिंग की जो भावना है, पहले तो ये हम लोगों को अपने मन के अंदर से निकालनी पड़ेगी। और जो ये बायोलॉजिकल जो हम लोग हमेशा स्ट्रेस करते हैं कि औरतें तो कमजोर होती हैं, औरतें ये नहीं कर सकती, अब तो काफी सारी फिल्म्स भी बन के आ रही हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि जिस स्टेट से मैं ही बिलोंग करती हूँ और आप भी बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल से हरियाणा से ही काफी ऐसी जेंडर इंक्लूसिव फिल्म्स बन के आ रही हैं, जैसे दंगल हो गई, जैसे जो बहुत ज्यादा विमेन स्पोर्ट्स और विमेन एजुकेशन या विमेन को एक आगे आने के लिए प्रोत्साहन करती है। तो मुझे ऐसा लगता है मीडिया इज ऑल्सो डूइंग अ गुड पार्ट इन पोर्ट्रेइंग सच फिल्म्स, बिकॉज इवन अभी रिसेंटली गुंजन सक्सेना इज ऑल्सो coming, and I think such women should be really celebrated. तो मुझे ऐसा लगता है कि और औरतों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री जो कहीं गुम गए हैं, जो कहीं पे दे आर लॉस्ट, ऐसे कुछ प्रोत्साहित फिगर्स को आगे लाने की भी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर इंक्लूजन के लिए कहीं ना औरत भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को ये ओनस अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लड़ लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप क्रांति की एकदम गुहार लगाइए, बट हाँ, ये क्रांति धीरे धीरे आती है। मुझे भी ये क्रांति अपने घर में लाने में मेरे को भी बहुत टाइम लगा, ये क्रांति को इस तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए अपने घर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रांति धीरे धीरे ही आएगी। और बट हाँ, हमें ये हमारी खुद की लड़ाई है, तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई और लड़ भी नहीं सकता है। तो आई थिंक वी नीड women especially need to fight for our own selves, and the men should also come forward when when they see such sort of discrimination that is happening on women। तो मर्दों को भी आगे आने की बहुत जरूरत है। प्लस इसके कुछ लॉज हैं, तो आई थिंक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज आर ऑल्सो नीडेड, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी लैक कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्तर पर। तो उन लॉज को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट और बनाने की जरूरत है, उनकी रिवीजन की जरूरत है, जो मुझे बहुत बार ऐसा लगा है कि रिवीजन ऑफ लॉज भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई थिंक कैन रियली हेल्प अस। ठीक है श्रेया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें बताया कि 1857 की क्रांति में
कितनी महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, आपने बताया कि जेंडर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कैसे बदला जाए, प्रॉब्लम सभी बता देते हैं, अपने सोल्यूशन बताया, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपको और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू योर हार्ट एंड टू योर टीम वर्क।